क्योंकि नागपुर में मौसम की इतनी नाराज़गी कह सकता हूँ मैं के बावजूद आप लोग आए। आज सुबह ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि मौसम कैसे मिजाज देखते हुए क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित करनी चाहिए, लेकिन हमारी टीम ने बताया कि क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सबको चली गई है, तो ऐसे वक्त में अगर 11th आवर में हम कैंसिल करेंगे तो जो लोग आना चाहते हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी। इसलिए हमने उचित समझा कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू किया है। सबसे पहले मैं अपने व्यक्तिगत तौर से BSNL की ओर से नागपुर में वो तमाम लोग जो इतनी विपदा की स्थिति में बाधित हुए हैं, जिनको परेशानी हो रही है, उनके प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ। और ये अश्योर हमारा दायित्व भी होगा, क्योंकि ऐसी आपदा की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन अवेलेबल रहा तभी बहुत सारे राहत कार्य हो सकते हैं। ऐसे वक्त में हम सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि कितनी भी बाधाएँ आएँ, लेकिन अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन नागपुर के हर कोने में अवेलेबल रहना चाहिए। और यही खासियत है BSNL की कि जब परिस्थिति बहुत विपरीत होती है, उसी वक्त BSNL उभर कर सामने आया। पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा कि मीडिया में BSNL के बारे में बहुत सारी उत्सुकताएँ थी। BSNL की मोबाइल सर्विसेज को लेकर उत्सुकताएँ थी, BSNL का 4G या 5G कब लॉन्च होगा उसके बारे में उत्सुकताएँ थी। सिम कार्ड की बिक्री BSNL की बढ़ रही है, BSNL में टैरिफ क्या है, BSNL की फाइबर सर्विस कैसी है, BSNL के जो किराए पर जो अलग अलग इमारतें उपलब्ध की जाने वाली बातें हैं, उनके बारे में कई सारी उत्सुकताएँ थी। मैंने कुछ मीडिया या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी और उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ रिपोर्ट उतनी सही नहीं जा रही है जितनी जानी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि ये सही समय है कि हम लोगों को इन सब बात का खुलासा कर रहे हैं। वैसे आपके पास एक करीब 2.5 पेज का एक प्रेस ब्रीफ हमने दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको हर चीज़ पहले थोड़ा सा अपने वक्तव्य के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन करने के बाद बहुत सारी जो दुविधाएँ आपके मन में होगी, सवाल जवाब होंगे, उसका निराकरण हो जाएगा। और उसके बाद यदि कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो उसका जहाँ तक संभव है हम स्पष्ट रूप से उसका जवाब देना चाहेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले BSNL की मोबाइल सर्विसेज के बारे में। आप जानते हैं कि BSNL के मन में ये रहता है कि जब बाकी ऑपरेटर 5G की तरफ जा रहे हैं तो BSNL 4G की तरफ क्यों जा रहे हैं। दरअसल ये जो भी बातें मैंने अभी तक आपको कही, क्योंकि दूरसंचार एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा और प्रश्न आ गया था, वो था सिक्योरिटी। क्योंकि इसी के माध्यम से बहुत सारे खुलासे होते हैं, बहुत सारे टैपिंग होती है। तो गवर्नमेंट को जाने अनजाने में ये लगा, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि इस क्षेत्र में हमारे देश में भी काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत देश ने भी ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमारे जो देश के सबसे ट्रस्टेड जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, TCS टाटा ग्रुप में कह सकता हूँ, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। और अकॉर्डिंगली जो 4G टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए TCS, C.DOT और ITI इन तीनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और इनको सबसे पहले फेज में ऑर्डर दे दिया गया कि 4G के आप 1 लाख BTS जो है वो पूरे भारतवर्ष में बनाए। ये BTS आना ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैं कह सकता हूँ कि इसमें से लगभग 20 से 22% का जो सप्लाई है थ्रू आउट कंट्री वो ऑलरेडी डिलीवर भी हो चुका है, और उसमें कई सारे इक्विपमेंट नागपुर में भी आना शुरू हो गया। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि ये टेक्नोलॉजी जो है प्योरली इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भारत में बनी हुई। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को कभी भी आसानी से डेवलप किया जा सकता है, इनोवेट किया जा सकता है। और भविष्य में एक और बड़ा फायदा होने वाला है, वो ये कि भारत में यदि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहेगा भारत, क्योंकि अभी भी विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जो नंबर 1 भारत की तरफ इसलिए देखते हैं कि भारत एक तो इंटीग्रेटेड, मतलब काफ़ी सारा एथिकल काम करने वाला देश माना जाता है भारत। और भारत में R&D किए हुए या डेवलप किए हुए इक्विपमेंट बहुत सारे देश अभी अपने पास खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होगा। तो फेज 1 में जो है सॉफ्टवेयर का कुछ कमांड देके मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 महीने के अंतराल में, 1.5 महीने के अंतराल में 4G टेक्नोलॉजी को 5G में अपग्रेड किया। देखिए, आप सब लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि G वाला जो कंसेप्ट है ना, 2G, 3G, 4G, 5G, ये तो चलते रहेगा। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा 6G आएगा, फिर 7G आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होती क्यों? दरअसल होती इसलिए डेवलप है कि इसमें अधिक से अधिक स्पीड मिल सके, बैंडविड्थ मिल सके, उसके लिए डेवलप होती है। लेकिन ये डेवलप करते करते जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके सामने भी बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो मोबाइल के जो ग्राहक है, कस्टमर्स हैं,
उनमें मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह सेचुरेशन आ गया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सेचुरेशन की तरफ प्रोग्रेस हुई। मतलब जितने लोगों को मोबाइल सर्विसेज लेनी थी, ये मान के चलिए आप उसमें से 90-95% लोग मोबाइल सर्विसेज ले चुके हैं। और अब जो लोग मोबाइल ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका एवरेज रेवेन्यू बहुत कम है। मतलब किसी भी ऑपरेटर के लिए नए कस्टमर बहुत ज़्यादा जोड़ना इतना ज़्यादा व्यवसायिक रूप से फायदेमंद नहीं है। लेकिन हेलो आ रहा है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि BSNL जो है वो एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो फायदा जैसे हो गए हैं। वहाँ किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को 4G के बाद 5G, 5G के बाद 6G ये लगाने के लिए उसके अपने लगभग पूरे नेटवर्क में उसको इक्विपमेंट रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे वक्त हर टेलीकॉम ऑपरेटर को जहाँ उसका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वहाँ ये टेक्नोलॉजी बार बार लाना ये लगभग असंभव सा हो जाएगा। और शायद यही एक कारण है कि बहुत सारे जो छोटे मोटे टेलीकॉम ऑपरेटर थे, अगर आप नागपुर की बात करें तो आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे 3-4 टेलीकॉम ऑपरेटर और थे। एयरसेल थे, यूनिनॉर था, रास्तों में कई सारे बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई भविष्य में आपको 5G टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तो इतना कैपेक्स मतलब इतना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए ऑपरेटर के पास होता नहीं। तो ये कारण है जिसकी वजह से बहुत बड़े लिमिटेशन आ गए हैं। लेकिन BSNL जो कि एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, BSNL ने ये डिसाइड किया, मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भारत के हर कोने में वो व्यावसायिक रूप से वायबल हो या ना हो, लेकिन भारत के हर कोने में मिनिमम 4G लेवल की मोबाइल सर्विस होनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल बनाया। उसके तहत ये पाया गया कि हमारे देश में करीब 34,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं। मैं ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। 34,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं। हमारे देश में कुल मिला के लगभग 2,57,000 ग्राम पंचायत है पूरे भारतवर्ष में। उसमें से लगभग 34,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई मोबाइल सेवा नहीं। अगर ऑन एन एवरेज हम माने तो हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 3 गांव होते हैं। तो मतलब मैं 34,000 कह रहा हूँ, इसका मतलब लगभग 1 लाख गांव ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई मोबाइल सेवा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि BSNL एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो BSNL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जिम्मा BSNL को सौंपा और कहा कि ये जो 34,000 ग्राम पंचायत है इसमें आप 4G मोबाइल सेवा इंस्टॉल करिए। और ये बीड़ा BSNL ने उठाया। इस प्रोजेक्ट का नाम है 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। तो ये 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट में ये जो 34,000 गाँव हैं, आप समझ सकते हैं कि पिछले लगभग 25 साल में हमारे देश में दूरसंचार की इतनी क्रांति होने के बावजूद यदि ये 34,000 गाँव उससे वंचित रहे, इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कठिनाई होगी। कठिनाई ये है कि ये बहुत दुर्गम है, बहुत सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारे गाँव में जाने के रास्ते नहीं हैं। 111 की लैंड अब तक हम ले चुके हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि ऐसे कुछ बहुत ही दुर्गम गांव जो पारसिवनी में है, अंबाझरी, घाटकुकड़ा, घाटपेंड्री, कुवारा भीमसेन, सालेघाट, धवलापुर और रामटेक में बांद्रा, अगर हम वो सावनेर की तरफ से या पारसिवनी की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ही दुर्गम जगह पर ये बसे हुए गाँव हैं जो हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट से वंचित है। मैं एक आपको इनडायरेक्ट एंगल और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दूरसंचार ये जो सेवा होती है ये बहुत सारे डेवलपमेंट या रोज़मर्रा के कार्यों में पूरक होती है। दूरसंचार को केवल डायरेक्टली प्रॉफिट से जोड़ना ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि दूरसंचार के माध्यम से कई सारे बिजनेस पनपते हैं, कई सारे सेवाएं पनपती हैं। इसलिए दूरसंचार सेवा बहुत सक्षम होना आवश्यक है। ये जो गांव है ये इतने रिमोट और दुर्गम है, क्योंकि भविष्य में जाकर यहाँ पर जब हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा तो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस को सक्षमता मिलेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सक्षम हो सकेंगे, रिमोट ऑपरेशन जो आजकल सुविधा होती है या एजुकेशन जैसी सुविधा होती है, गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रोविजंस मिलती है इसके द्वारा कि वो इन दुर्गम क्षेत्रों का विकास कर सके। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं खुद नागपुर का रहने वाला हूँ, इन सब गाँवों को मैंने विजिट किया है। मतलब मैं खुद ये चाहूँगा कि आज वो गाँव जिस परिस्थिति में है, आने वाले 3-4-5 साल में उनमें काफ़ी विकास होना चाहिए। तो और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कंसीव करती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या फार्म रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, इसको मॉनिटर करना भी बहुत आसान है एक बार यदि आपकी सक्षम दूरसंचार सेवा वहाँ प्रदान हो जाए। मैं आपको मुझे बता में मैंने लास्ट में आपको बताया है कि भिवापुर में एक गड़ेघाट घाटुमरी करके जगह है और एक किताड़ी मोखर बर्डी है। उसी प्रकार से कुही में, मतलब भिवापुर में 2 हैं, कुही में 1, काटोल में 1 और कामठी में 1। कुही में सुभाष चौक करके जगह है, काटोल में खापा है और कामठी में वारेगांव।
ये 5 जगह जो है इन गाँवों में, मतलब ये ऐसे गाँव हैं जहाँ पहले किसी प्रकार की कोई मोबाइल सेवा नहीं थी और BSNL के द्वारा वहाँ पर 4G की मोबाइल सेवा प्रदान की गई। इसके माध्यम से हमने इस बात को भी ध्यान रखा है, क्योंकि ये बहुत दुर्गम जगह है, हम जानते हैं कि यहाँ लगातार बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए हर एक BTS में हर एक टावर के साथ डीजल जनरेटर भी दिया गया है, उसके साथ साथ सोलर पैनल भी दिए गए हैं, उसके साथ साथ CCTV मॉनिटरिंग की भी पूरी फैसिलिटी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके वॉच एंड वार्ड मतलब इसकी सुरक्षा के लिए आदमी भी तैनात किए गए। कहने का मतलब है केवल इंस्टॉल करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि आगे ये निरंतर काम करते रहे, इसके बारे में भी जो भी योग्य बातें हैं वो सब उन सब बातों का ध्यान रखा गया। आपको क्या पता, और हम लोग उसके बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कई बार आप देखते हैं कि अगर हमारा मोबाइल खो गया तो हमें मोबाइल से के कॉस्ट से ज़्यादा उस पर अवेलेबल डाटा की चिंता रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं कि हर आए दिन देश में खबर रहती है कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लीक हो गया, आज उसका डाटा लीक हो गया, आज उसका डाटा चोरी हो गया, आज उसके कस्टमर चले गए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तो यदि डाटा लीक हो जाए तो उसका तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठप ही हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आप ये जानते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट भी देश में हैं, वो भी इक्वली इंटेलिजेंट है, बल्कि ये एक हैकिंग मैं कह सकता हूँ एक प्रोफेशनल बिजनेस हो गया है कि आप हैक कर लीजिए। तो ऐसे इसमें BSNL ने पहल की है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है अपने खुद के। आप नॉर्मली ये देखेंगे कि बहुत सारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो डाटा सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, एक तो वो सर्विस देते हैं और दूसरा वो डाटा का जो सर्वर होता है वो होता कहाँ है हमको पता नहीं। तो कई सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सर्वर किसी और का होता है और सर्विस खुद देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सर्वर कहाँ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारी सर्विसेज जिसका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सर्वर भारत में नहीं है, किसी का सर्वर चाइना में है, किसी का कोरिया में, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा डाटा अगर रोज़ कॉपी हो रहा होगा तो भी हमें पता नहीं होगा। ऐसे वक्त में BSNL ने बहुत महत्वपूर्ण सर्विस लॉन्च की है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उसको हम कहते हैं क्लाउड सर्विस। क्लाउड का मतलब ये होता है कि भाई आसमान से कुछ तो भी आ रहा है। क्लाउड जैसे हमारा डाटा हम कुछ तो भी बोलते हैं वो आ जाता है हमारे पास, कहाँ से आता है हमें पता नहीं होता। तो ये कहाँ से आने वाला जो सस्पेंस है इसको और रिलायबल और सिक्योर बनाने के लिए BSNL कोशिश कर रहा है। इसमें ज़रूरत ये है कि ये डाटा सेंटर बहुत दूर भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर यदि रहा तो उसमें सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो अभी BSNL ने कुछ मेट्रो में केवल डाटा सेंटर शुरू किया है, लेकिन अब BSNL का जो नया प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हर तहसील हेडक्वार्टर में भी डाटा सेंटर आना है और ये फिर किसी भी प्रोमिनेंट कंपनी के साथ BSNL के सुपरविजन में ये सारा काम होने वाला है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको अभी जो है ना वो जमाना सारा डाटा का ही है। हर तरह का मतलब बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा कि बात भी नहीं करना चाहते, मैसेज देने में अपने आप जो काम हो जाते हैं। आप लोग भी हो सकता है यहाँ मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और बैठे बैठे 2-4 काम आपके वो भी